हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर बीपी सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में। और आज हम लोग टॉपिक करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सेकंड पार्ट। आपको पता है लास्ट क्लास में, अगर आपको हमारा प्रीवियस वीडियो देखना है ना, जैसे क्या होगा, ये हमारा आज का ये जो हमारा क्लास है वो सेकंड क्लास है। सेकंड का मतलब ये हमारा आज दूसरा क्लास है। पहले क्लास में हमने, ये हमारा सेकंड क्लास है, पहले क्लास में हमने बात की थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की। एक्चुअली अगर हम बात करें हमारे क्लासेस की, ज्योग्राफी की, तो हम ये उस तरह से माने तो ये तीसरा क्लास है ना। एक हमने क्लास लिया था कल, जिसमें हमने बताया था पूरा सिलेबस, यानी पूरी स्ट्रेटजी आपको समझाई थी कि कैसे हमें जेआरएफ की तैयारी करना है। उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं, और हमने 20 एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। उसके बाद फिर हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का पार्ट 1 किया था, यानी जो हम डेली लेकर चलेंगे वो एक तो, यानी दो टॉपिक रहेंगे ज्योग्राफी के पार्ट 1 पार्ट 2 में, और एक टॉपिक रहेगा एमसीक्यूज का। एमसीक्यूज में 100 यानी 1000 एमसीक्यूज की सीरीज लेकर चल रहे हैं, और 1000 एमसीक्यू सीरीज में एक सीरीज यानी पार्ट 1 हो चुका है लास्ट में। आपको देखना है तो पुरानी वाली वीडियो आप देख सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। और साथ में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो पहला टॉपिक है, उसका हमने पार्ट 1 कर लिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक थ्योरी है वो, तो इसलिए हमने पार्ट 2 में किया है। अब तक जो मैं आपको बता दूं, है ना, अब तक जो मैंने किया, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अब तक जो कुछ भी हुआ, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, ओके, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, ये हमने कहा, कल हमने इस पे बात की थी। हमने कहा था ये हाइपोथेसिस है, ओके, ये हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का मतलब है ये एक संकल्पना है जो किसने दी है, अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, 1912 में ये संकल्पना दी है। इस पे हम बहुत सारी बातें कर चुके थे कि पेंजिया क्या है, पैंथलासा क्या है ना, टेथिस सागर क्या है, वो सारी बातें कर चुके थे। आज यानी इसका हम करेंगे पार्ट 2, है ना। इसका आज हम करेंगे पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम दो चीजें करेंगे। सबसे पहली तो हम इस पे कुछ एमसीक्यू की बात करेंगे, और साथ में पार्ट 2 में सबसे पहली बात थी, देखो कल हमने किया था कि कल हमने पूरा जो हाइपोथेसिस था उस पर डिस्कशन किया। अब जब बात हो गई तो लोगों ने ये कहा कि ये तो ठीक है, अब आप एविडेंस दीजिए। इसमें हम करने वाले हैं एविडेंस प्लेट कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट के। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि किस 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 चीज में प्रूफ किया था वेगनर ने, क्या क्या प्रूफ दिए थे। तो अब वेगनर साहब ने अपनी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए क्या दिया है। उनकी देखो थ्योरी मैं आपको बता दूं, थ्योरी हम सब जानते हैं उनकी थ्योरी क्या थी। ब्लेड कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी ये कॉन्टिनेंट है ना, वो सभी किसी जमाने में, यानी आज से 250 मिलियन ईयर इगो, लगभग 200-250 सॉरी वर्ष पहले, ये पहले ये सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, ये एक थ्योरी थी। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, अब इसका प्रूफ दीजिए। तो तब वेगनर साहब ने एविडेंस दिए। तो अभी हम एविडेंस देखते हैं, कौन सा एविडेंस दिया है पहली बार। तो सबसे पहला इन्होंने एविडेंस दिया है जिगसा फिट, जिगसा फिट, ठीक है, सबसे पहला दिया है जिगसा फिट। अब देखते हैं जिगसा फिट क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। जिगसा फिट की हिंदी होती है साम्यता, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा प्रूफ दिया है प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स, ठीक है। ये हमने तीसरा दूसरा दिया है। तीसरा उन्होंने थ्योरी दी है, एक मतलब एविडेंस दिया है, टाइम्स ऑफ रॉक्स, टाइम्स ऑफ रॉक, रॉक्स का टाइम। और उसके बाद एक चीज उन्होंने और दी है, वो है डेवलपमेंट ऑफ हिमालय, डेवलपमेंट ऑफ हिमालय,
है ना, हिमालय का डेवलपमेंट। उसके बाद उन्होंने एक और चीज दी है, वो है फॉसिल फ्यूल इन अलास्का। ये एविडेंस है, फॉसिल फ्यूल इन अलास्का, इन अलास्का, ओके, इन अलास्का। तो ये उनके एविडेंस थे। तो पहला एविडेंस क्या उन्होंने दिया, एविडेंस में प्रूफ क्या दिया है, फॉसिल फ्यूल इन अलास्का। अब देखो जिक्सा फिट का मतलब क्या होता है, जिक्सा फिट की हिंदी होती है साम्यता, इसको हम बोलते हैं साम्यता। साम्यता का मतलब ये है, जैसे कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि अगर सपोज कीजिए कि जैसे कोई, अगर आप ये इसके दो टुकड़े कर दिए जाएं इस पेन के, और फिर उसको आपस में जोड़ दिया जाए, तो जिक्सा फिट में क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बताया देखो भैया, उन्होंने कहा कि ये जो साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका अगर आप इसमें एडजस्ट करेंगे इस पार्ट को, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, साउथ अमेरिका को अफ्रीका वाले पार्ट में मिला दिया। इसी तरह उन्होंने बहुत सारे पार्ट, यानी ये वाला पार्ट उन्होंने यहां मिला के बता दिया, ये अफ्रीका वाला पार्ट उन्होंने यहां मिला के बता दिया, मेडागास्कर उन्होंने यहां मिला के बना दिया। जिग्सा फिट का मतलब था कि अल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे कॉन्टिनेंट के पार्ट आपस में मिलाकर बता दिए। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने कई सारे पार्ट आपस में मिला के बता दिए, तो लोगों ने मान लिया हाँ भैया बात सही है, कि जब ये पूरी तरह से, ये वाला पार्ट है ना, ये कोना यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो गया, ये वाला यहाँ पर फिट हो गया, ये मेडागास्कर है वो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो बहुत सारे पार्ट उन्होंने एडजस्ट कर दिए, किसमें, आपस में मिला दिए। इसी को कहते हैं जिगसा फिट, यानी साम्यता। तो कभी बन सकता है कि जिगसा फिट एविडेंस किसने दिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, जिगसा फिट एविडेंस किसने दिया है, उसमें ऑप्शन हो सकते हैं जेम्स हटन, है ना, ऑप्शन हो सकते हैं डेविस, ऑप्शन हो सकते हैं अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन हो सकता है आर्थर होम्स। तो क्या होगा, जिग्सा फिट थ्योरी किसने दी है, जिग्सा फिट दिया है अल्फ्रेड वेगनर ने। और किसके बारे में दिया है, कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, उन्होंने ज्यादातर आपस में कॉन्टिनेंट को, अगर थोड़ा सा आप हम गौर करें, जैसे ये वाला पार्ट है ना, अगर इसको देखोगे ना, तो यहाँ पे अगर थोड़ा आराम से ये शिफ्ट हो जाएगा इजिली, है ना। जैसे ये मतलब ऐसा लग रहा है हमें, अगर कुछ कुछ चीजों आप मिलाओगे, तो जैसे यही वाला भाग है, ये वाला भाग है, यहाँ से अलग हुआ है ना, तो इजीली ये शिफ्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे पार्ट हैं जो, जैसे मान लो यही है, ऐसा नहीं दिख रहा, ये यहाँ से निकला हुआ है, यहाँ से निकला हुआ है ये वाला पार्ट। तो गौर से देखोगे तो बहुत सारे कॉन्टिनेंट के पार्ट हैं जो आपस में मिला के उन्होंने बता दिए। यही था जिग्सा फिट। तो जिग्सा फिट समझ गए, जिग्सा फिट में क्या है, अल्फ्रेड वेगनर टोल्ड दैट मैक्सिमम कॉन्टिनेंट पार्ट्स में बी एडजस्ट, है ना, मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स पार्ट या मैक्सिमम लैंडस्केप में बी एडजस्ट, या मे बी सिमिलर बाउंड्रीज, सिमिलर बाउंड्री उनकी हैं। ओके, नाउ पॉइंट था प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स। अब प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स क्या था, देखिए जैसे मान लीजिए ये है ना, ये वाला पार्ट है सपोज करो। तो अब प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स का मतलब है, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने कहा है देखो भैया कि जिस तरह के चट्टाने यहाँ पर हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिला है कोयला, ठीक है, और तो उन्होंने कहा कि जब ये यहाँ था, तो उन्होंने कहा यहाँ पर भी कोयला ही मिला है, यानी जिस टाइप की रॉक्स यहाँ पर हैं, उसी टाइप की रॉक्स यहाँ पर है, जिस टाइप की रॉक्स यहाँ पर हैं, उसी टाइप की रॉक्स यहाँ पर है। अभी मैं आपको बता दूं, अभी मोरक्को में कल अर्थक्वेक आया है 6.5 का। तो अर्थक्वेक कल जो रिएक्ट आया है, उसका कारण है कि डाइवर्जन इसका मेन कारण है। अर्थक्वेक, आपको पता है कि यहाँ पे डाइवर्जन है, यहाँ पे डाइवर्जन है। अच्छा, मोरक्को कहाँ पर है, मोरक्को यहाँ पर है, ये जो है ये मोरक्को है, इसे, यानी मोरक्को कंट्री अफ्रीका का है, मोरक्को की राजधानी है रावत। तो मोरक्को इज ए अफ्रीकन कंट्री। तो मोरक्को अर्थक्वेक इज अ रिजल्ट ऑफ अफ्रीकन प्लेट एंड अमेरिकन प्लेट।
ध्यान रखना, कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्या होता है ना, मैंने कल भी बताया है कि जो चीजें न्यूज में हैं वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहली बात है कि कल यानी 9 सितंबर को मोरक्को में अर्थक्वेक आया, बहुत से लोग मारे गए, और अर्थक्वेक की जो रिक्टर था वो बताया 6.5 यानी साढ़े साढ़े छः का आया। तो क्वेश्चन ये बनेगा, देखो मोरक्को के बारे में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो मोरक्को के बारे में एक चीज़ और बता दूं आपको, मोरक्को में ही एटलस माउंटेन है। तो थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, मोरक्को में ही एटलस माउंटेन है, वहीं पर एटलस माउंटेन मोरक्को, ठीक है, मोरक्को में। ये मोरक्को का जो अर्थक्वेक है वो किस किस से आया है एक बार समझ लीजिए, चाहे तो लिख लीजिए। अर्थक्वेक किससे आया है? दो प्लेटों से, अफ्रीकन प्लेट और अमेरिकन प्लेट, ठीक है, अमेरिकन प्लेट। हाँ, हम्म, तो अमेरिकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, ठीक है। तो ये अमेरिकन प्लेट दो से आया है, और ये डाइवर्जन का रिजल्ट है। क्या है? डाइवर्जन का। देखो क्वेश्चन कभी ये नहीं आएगा कि कहाँ पर अर्थक्वेक आया, क्वेश्चन ये आएगा कि अर्थक्वेक आने की वजह से मोरक्को से कुछ भी पूछ सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं एविडेंस पे। तो प्रॉपर्टी आप समझ गए, प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब दो दो चीजें आपस में मिल रही हैं, तो जैसी चट्टानें यहाँ पर हैं, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है वही प्रॉपर्टी यहाँ पर है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर है वही प्रॉपर्टी यहाँ पर है। तो जो प्लेस या जो लैंडस्केप या जो कॉन्टिनेंट आपस में मिलाए थे, उनका जो ज्वाइंटिंग पॉइंट था, वहाँ पर जो प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स है वो एक जैसा मिला है। जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, हमारे बॉडी में आप चाहें तो ब्लड यहाँ से ले लें तो भी, और चाहे आप पैर की उंगली से ले लें, ब्लड तो सेम आएगा ना। अगर ए बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, जो भी है, ठीक है, वो सेम आएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पर लेंगे तो ए पॉजिटिव आएगा, यहाँ से लेंगे तो बी पॉजिटिव आएगा, फिर पैर से लेंगे तो ए बी पॉजिटिव आएगा, ऐसा नहीं है ना। हमारा बॉडी एक ही है। तो इन्होंने कहा है कि जब ये और ये आपस में मिले थे, तो जो चट्टानें यहाँ पर हैं वही चट्टानें यहाँ पर होनी चाहिए, और ये सही प्रूफ हुआ है कि ये सही है। दो चट्टानें यहाँ पर थी, मतलब सेम थी, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया आपको कि प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स भी समझ गए। जिन प्लेसेस को मिलाया उन प्लेसेस में चट्टानें सेम थी। उसके बाद है टाइम ऑफ रॉक्स। टाइम ऑफ रॉक्स यानी जैसे मान लीजिए, हाँ, जैसे मान लीजिए ये चट्टानें हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे मेरा जो जन्म हुआ होगा एक ही दिन तो हुआ होगा, है ना। तो जो जिस टाइम की चट्टानें यहाँ पर हैं उसी टाइम की चट्टानें यहाँ पर हैं। तो टाइम पीरियड भी जो जो उन्होंने लैंड फॉर्म को मिलाया था, उनके रॉक्स बिल्कुल एक जैसे थे, उनका टाइम पीरियड एक था। आपको पता है इंडिया में भी जो मेघालय का पठार है वो छोटा नागपुर का भाग है। मेघालय का जो पठार है, असम सॉरी मेघालय में, और मेघालय असम के बॉर्डर पे जो मेघालय का पठार है, उस उसका निर्माण जो छोटा नागपुर का पठार है उसके समय हुआ है, और उनका टाइम पीरियड सेम है, एक समय हुआ है। तो वो कभी कहानी हम बाद की बताएंगे कैसे हुआ है, बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भारत में मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार एक ही समय बना है, ठीक है। तो इस तरह से, तो जिस टाइम की चट्टानें यहाँ पर हैं उसी टाइम की चट्टानें यहाँ पर हैं। तो ये भी प्रूफ हो गया कि हाँ वास्तव में ये आपस में जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ हिमालय। अब हिमालय हिमालय को कैसे उन्होंने प्रूफ किया है, समझिए बात को। जैसे मान लीजिए हिमालय की अगर बात आती है, ठीक है, तो हिमालय में
आपको मालूम है स्टार्टिंग में वेगनर साहब क्या कहते हैं? स्टार्टिंग में वेगनर साहब का कहना है कि देयर इज ए पेंजिया, एक पेंजिया है, ठीक है, यही तो वो कहते हैं, एक पेंजिया है और ये पेंजिया दो भागों में टूट जाता है, दो भागों में टूट जाता है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर एक वाटर बॉडी इंटर कर जाता है, वाटर बॉडी। उस वाटर बॉडी का नाम क्या होता है? टेथिस सी, ठीक है। उस वाटर बॉडी का नाम है टेथिस सी, उस वाटर बॉडी का नाम है टेथिस सी, ठीक। फिर ये कहते हैं कि पहले ये इस तरह से मूव करते हैं और फिर ये इस तरह से मूव कर आपस में टकराते हैं। तो उनका कहना है कि हिमालय का निर्माण, अल्फ्रेड वेगनर का कहना है कि हिमालय का निर्माण जो टेथिस सागर है उसके सेडिमेंट के कन्वर्जन से हुआ है। ध्यान समझिएगा, अल्फ्रेड वेगनर का कहना है कि जो हिमालय है आज के समय में, उसका निर्माण, उसका डेवलपमेंट टेथिस सी यानी टेथिस सागर का जो मलबा था या जो सेडिमेंट था उसमें आपस में जब ये कन्वर्ज हुआ तो आपस में उनसे उसका टेथिस सी का ओरिजिन हुआ, सॉरी, हिमालय का निर्माण हुआ। इसीलिए हिमालय में आपको पता है, हिमालय में यानी खासकर ट्रांस हिमालय में, है ना, ट्रांस हिमालय में फॉसिल फ्यूल है, ट्रांस हिमालय में फॉसिल फ्यूल है। वेगनर साहब का कहना है अगर मान लीजिए कि जो हिमालय है, अगर उसमें हिमालय के नीचे अगर कोई लिविंग बॉडी नहीं है, यानी वहाँ वाटर अगर नहीं है, वाटर नहीं है तो लाइफ नहीं है, लाइफ नहीं तो फॉसिल नहीं है, अगर फॉसिल नहीं तो फॉसिल फ्यूल कैसे हो सकता है? तो हिमालय में फॉसिल फ्यूल का पाया जाना, समझिए बात को, हिमालय में फॉसिल फ्यूल मतलब डीजल, पेट्रोल, कोयला का पाया जाना इस बात का प्रूफ है कि जहां पर हिमालय है वहां पर कभी न कभी ओशियन या सी या वाटर बॉडी रहा होगा, ठीक है। ये चीज है, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है भारत का, ये वाला एरिया, अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल है ना, कोयला है, तो यहाँ पे फॉरेस्ट था, यहाँ पर फॉरेस्ट था, ठीक है, इसलिए आज यहाँ पे फॉसिल फ्यूल हैं। चलिए, तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे कि डेवलपमेंट ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का फॉर्मेशन भी ये प्रूफ करता है कि जो कॉन्टिनेंट हैं वो आपस में मूव करते हैं। यही तो उन्होंने बोला, उन्होंने क्या बोला कि पहले ये क्या था, ये अंगारा लैंड था, उन्होंने कहा ये अंगारा लैंड है, ठीक है, अंगारा लैंड है, और ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड है, पहले एक दूसरे से अलग हुए, फिर अलग हुए पहले दूसरे से, फिर आपस में टकराए। तो इससे क्या हुआ, इससे ये बात प्रूफ हो गई कि यहाँ के जो कॉन्टिनेंट हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉसिल फ्यूल इन अलास्का। अलास्का में फॉसिल फ्यूल का पाया जाना, यानी अगर आप मैप में देखोगे, यानी ये रीजन जो है, ये रीजन अलास्का का है, यहां पे अगर फॉसिल फ्यूल हैं, मेरी बात समझिए, अगर इस रीजन में फॉसिल फ्यूल हैं, इसका मतलब क्या है? इस रीजन में फॉसिल फ्यूल का पाया जाना इस बात का ये प्रूफ करता है कि ये एरिया कभी न कभी यहां पर रहा होगा और ये यहां से इधर शिफ्ट हुआ है, यहां से इधर ये शिफ्ट हुआ है, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर -40 डिग्री है, -40 डिग्री में फॉसिल फ्यूल नहीं हो सकते, ठीक है, -40 डिग्री में फॉसिल फ्यूल नहीं हो सकते। तो यानी अलास्का में कोयले का पाया जाना या फॉसिल फ्यूल का पाया जाना इस बात का प्रूफ करता है कि कॉन्टिनेंट चल रहा है। देखो, जितने भी वेगनर साहब ने अभी तक एविडेंस दिए हैं वो सभी एक बात के एविडेंस दिए हैं कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग,
कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंट जो चल रहे हैं। पहला उन्होंने प्रूफ दिया क्या, जिग्सॉ फिट। मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज करवा दे रहा हूं। पहला प्रूफ दिया जिग्सॉ फिट, पहला एविडेंस दिया जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट क्या था, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो मैक्सिमम कॉन्टिनेंट को आपस में मिला सकते हो, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया इस वाले में एडजस्ट हो गया, ठीक, इस बारे में एडजस्ट हो गया, ये वाला एरिया इस बारे में एडजस्ट हो गया, तो जिग्सॉ फिट कंफर्म हो गया। दूसरा उन्होंने एविडेंस दिया कि प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स, प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स। हमने कहा कि जब ये और ये आपस में एक थे ना, तो जो जिस टाइप की रॉक्स यहाँ पर हैं उसी टाइप की रॉक्स यहाँ पर है, उसी टाइप की रॉक्स यहाँ पर है। तो प्रॉपर्टी यानी जो प्रॉपर्टी का मतलब जो गुण है चट्टानों का, गुण का मतलब यही है ना कि कौन से मिनरल्स हैं, कौन से सेडिमेंट्स हैं। तो जो मिनरल्स यहाँ पर हैं वही मिनरल्स यहाँ पर मिल गए। तो दूसरा एविडेंस क्या दिया, प्रॉपर्टी ऑफ रॉक्स, वो भी प्रूफ हो गया, हाँ बात भी सही है। अगर ऐसा नहीं होता तो सेम प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है। तीसरा उन्होंने दिया रॉक टाइम्स ऑफ रॉक, यानी जिस समय की चट्टानें यहां पर है उसी समय की चट्टानें यहां पर है ना, जिस समय की चट्टानें यहां पर हैं उसी समय की चट्टानें यहां पर हैं। तो इससे भी भाई प्रूफ हो गया कि हाँ भाई एक ही बात है। जैसे हमारा बॉडी है, हमारा बॉडी जब जिस दिन भी हमारा जन्म हुआ था, ऐसा थोड़ी है कि हाथ पहले आ गया सर बाद के आया पैर बाद, ऐसा नहीं ना, पूरा बॉडी आया एक समय। तो मेरा जो बॉडी का जो टाइम है वो पूरा एक ही है। तो इसी तरह से फिर था तीसरा पॉइंट था हिमालय। और आपको पता है कि हिमालय कहाँ पर है, यहाँ पर है, हिमालय यहाँ पर है। तो हिमालय में फॉसिल फ्यूल का पाया जाना, हिमालय में फॉसिल फ्यूल का पाया जाना इस बात का प्रूफ है कि हिमालय के नीचे कहीं ना कहीं वाटर बॉडी था, कहीं ना कहीं ओशियन था, है ना, कहीं ना कहीं सी था, कहीं ना कहीं फॉसिल थे। और ये बात वेगनर साहब कह चुके हैं कि ये जो पार्ट उनके हिसाब से ये वाला पार्ट क्या था, अंगारा लैंड, ये वाला पार्ट क्या था, गोंडवाना लैंड। तो उन्होंने कहा जब ये आपस में दोनों टकराते हैं तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल, तो ये यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। और हिमालय का फॉर्मेशन उसी सेडिमेंट्स का पार्ट है जो स्टेथिस सी में थे। जो लास्ट एविडेंस उन्होंने दिया है वो है फॉसिल फ्यूल इन अलास्का, अलास्का में फॉसिल फ्यूल का पाया जाना है। तो उन्होंने कहा देखो भैया, अलास्का में टेम्परेचर अगर -40 डिग्री है ना, अलास्का टेम्परेचर, अलास्का है -40। देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लीजिए, और जैसे अलास्का है, ठीक है, तो अलास्का में टेम्परेचर क्या है, अलास्का में टेम्परेचर है -40 डिग्री, ओके, -40 डिग्री। और अलास्का में फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल फ्यूल का मतलब है यहां पर कोल है, कोयला है, यहां पर कोयला है, ठीक है। तो कोयले के लिए क्या चाहिए, वेजिटेशन चाहिए। कोयले के लिए क्या चाहिए, फॉसिल, ठीक है। कोयले के लिए यही तो चाहिए भाई, फॉसिल होना चाहिए ना, फॉसिल चाहिए। और फॉसिल के लिए क्या चाहिए, वेजिटेशन। वेजिटेशन के लिए क्या चाहिए, रेनफॉल। और रेनफॉल के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर। और टेम्परेचर यहाँ कितना है, -40 डिग्री। तो जब -40 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पे वेजिटेशन, अगर -40 डिग्री है तो क्या होगा, तो यहाँ पे रेनफॉल नहीं होगा, यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा। अगर यहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा तो फॉसिल नहीं होगा, फॉसिल नहीं होगा तो फॉसिल फ्यूल कैसे होगा, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब है कि ये एरिया ऐसी जगह पे था जहां पर फॉसिल फ्यूल थे,
यानी ये एरिया इस जगह पर कहीं पर रहा होगा। उसके बाद ये एरिया यहाँ पर शिफ्ट किया है, ये एरिया यहाँ पर शिफ्ट किया है। ठीक है, अब देखो एक मैं कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, ये हालांकि वेगनर साहब का नहीं है। अगर आप इससे प्रूफ करना चाहो ना, तो ये भी प्रूफ हो सकता है कि वास्तव में डायनासोर थे। आज अगर आप थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, तो जितने भी बड़े जानवर हैं, चाहे वो हाथी है, ऊंट है, टाइगर है, जो भी है, डायनासोर है, जितने भी बड़े जानवर हैं वो सारे के सारे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हैं, यानी गर्म जलवायु में हैं। जितने भी बड़े जानवर हैं आज की तारीख में, आज की डेट में, प्रेजेंट टाइम में, जितने बड़े एनिमल हैं सारे के सारे कहाँ पर हैं? जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, चाहे वो टाइगर हो, चाहे वो एलिफेंट हो, चाहे वो कैमल हो, चाहे वो मतलब राइनासोर हो, कोई भी एनिमल हो, आप देख लीजिए, देख लीजिए। तो अगर हाथी बड़ा जानवर है, ऊंट बड़ा जानवर है, शेर बड़ा जानवर है, तो इस टाइप से किसी समय में डायनासोर भी यहां पर हो सकते हैं। अगर डायनासोर यहां पर थे, तो जब ये प्लेस इधर से इधर गया ना, तो डायनासोर भी शिफ्ट हुए होंगे। तो डायनासोर -40 में तो नहीं सरवाइव कर सकते। इसीलिए आपको पता है कनाडा में एक जगह है मोंटाना, मोंटाना कनाडा में बहुत बार क्वेश्चन आया आरपीएससी वगैरह में कि मोंटाना को पृथ्वी का डायनासोर की कब्रगाह कहा जाता है, ग्रेव ऑफ डायनासोर। किसको? मोंटाना को। तो मोंटाना एक जगह है कनाडा में, और उसको मोंटाना को पृथ्वी पर डायनासोर की कब्रगाह कहा जाता है। यानी सबसे ज्यादा फॉसिल या सबसे ज्यादा डेड बॉडी डायनासोर की मोंटाना में मिली है। तो इससे साफ, इससे हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं कि जो एनिमल यहाँ पर रहे होंगे, अगर वो शिफ्ट किया है ना, तो यहाँ पर वो गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर वो गए होंगे, और गए होंगे वो आखिर में माइनस टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर पाए और वो मर गए। ठीक है, तो ये चीजें थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में। ये हमारा था पार्ट 2। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, यानी या क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, लिमिटेशन ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट। लिमिटेशंस का मतलब होता है कि क्या क्या उनकी लिमिटेशन थी, क्या क्या आलोचना कर सकते हैं, जो उन्होंने थ्योरी दी है। पहली बात उन्होंने बोला है, अब हम बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें थी जो पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने समझी और हमें लगा कि नहीं यार ये गड़बड़ लग रहा है। तो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? पहली लिमिटेशन है इसमें, जो उन्होंने बोला है ना कि ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स सन एंड मून। तो यही गलत है। ठीक है, तो ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया इज नॉट क्लियर। ठीक, ब्रेकिंग ऑफ पेंजिया इज नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट इज नॉट फिक्स। जो ड्रिफ्ट करने का डायरेक्शन, कभी क्या कहते हैं, कभी वेगनर साहब कहते हैं कि ये नॉर्थ की ओर शिफ्ट हुआ, कभी कहते हैं कि कन्वर्ज हुआ। जब हिमालय फॉर्मेशन होता है तो वो कहते हैं कि आपस में कन्वर्ज हुआ। जब इनको गोंडवाना अंगारा लैंड अलग करना होता है तो बोलते हैं डाइवर्ट हुआ। ठीक है, तो
जो मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स है दैट नॉट फिक्स, है ना, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट आर नॉट फिक्स। ठीक है, ये फिक्स नहीं है एक्चुअली। ये फिक्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाँ, जिक्सा फिट इज नॉट कंप्लीट 100%। जिक्सा फिट jigsaw fit is not complete 100%। अगर आप सभी लैंडस्केप को मिलाने की कोशिश करोगे ना तो सारे के सारे नहीं मिल पाएंगे। तो जो यानी सभी कॉन्टिनेंट को आप नहीं मिला सकते, यानी जिग्सा फिट जो बताया है वो 100% अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। और उन्होंने जो एक डेफिनेशन दी है, और फिर उन्होंने एक बात बोली है कि ही डिस्कस अबाउट फोल्ड माउंटेन। व्हाट इज अबाउट ब्लॉक माउंटेन एंड वोल्केनो माउंटेन? ही डिफाइन ओनली फोल्ड माउंटेन। ठीक है, डिफाइन ओनली फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन, डिफाइन ओनली फोल्ड माउंटेन। केवल उन्होंने फोल्ड माउंटेन को डिफाइन किया। he did not discuss about volcano mountain and about block mountain. He discussed only fold mountain। ठीक है, तो इतनी सारी उनकी एक तरह से लिमिटेशंस हैं। ठीक, अब चलिए, ये तो हो गई लिमिटेशन। और हम क्या कर सकते हैं कि ये तो बात कंफर्म हुई कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी किसके लिए आया था। वो मैं आपको बता दूं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था डिस्कस अबाउट क्लाइमेट चेंज, है ना। जो क्लाइमेट चेंज के बारे में वो बात करना था इनको, क्लाइमेट चेंज के बारे में जब भी आपसे क्वेश्चन आए तो ये। अब मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पूरा समराइज करूंगा कि प्रॉब्लम क्या थी। मैं एक बार रिवाइज करता हूँ कल के क्लास को और आज की क्लास को। एक्चुअली अल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, जर्मन, ठीक है, जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। जर्मन क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। वो पूरे एक्चुअली नॉर्थ पोल का क्लाइमेट स्टडी कर रहे थे। ठीक है, क्लाइमेट स्टडी कर रहे थे नॉर्थ पोल का। उन्होंने देखा कि भैया अलास्का में फॉसिल फ्यूल मिला क्यों है, और यही दिमाग में उनके एक हिट किया और उन्होंने थ्योरी दी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। थ्योरी नहीं, एक्चुअली हाइपोथेसिस था। उसमें उन्होंने कहा, मैं एक रफली ब्रीफ कर रहा हूँ बहुत कम समय में। उन्होंने कहा देखो भैया, देयर इज ए पेंजिया। केवल जो उनकी थ्योरी है, जो उनका हाइपोथेसिस है, जो उनका स्टेटमेंट है, क्या दिया उन्होंने, और ये दिया 1912 में एंड 1925 में, 2 बार उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि देयर इज ए सुपर कॉन्टिनेंट या देयर इज ए लार्ज लैंड मास, या हम सुपर कॉन्टिनेंट कह लें या लार्ज लैंड मास कह लें, तो इसका नाम दिया उन्होंने पेंजिया। देयर इज ए
पेंजिया। फिर उन्होंने कहा इस पेंजिया के चारों ओर वाटर बॉडी है, चारों वाटर बॉडी है, और उस वाटर बॉडी का नाम क्या दिया उन्होंने? पैंथलासा। ठीक है, पैंथलासा। फिर उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि ये पेंजिया आफ्टर ये लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के बाद दो भागों में ब्रेक हो गया। ठीक है, ये कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और ये कहलाया गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अंगार और गोंडवाना। फिर उन्होंने कहा कि ये दोनों, पहले उन्होंने कहा कि सन एंड मून की वजह से दो भागों में टूट गया और ये डाइवर्ट हुआ। अंगारा गया साउथ नॉर्थ की तरफ, गोंडवाना आया साउथ की तरफ। इनके बीच में एक स्पेस बना और उस स्पेस में एक वाटर बॉडी इंटर कर गया। उस वाटर बॉडी का नाम था टेथिस सी। इसको उन्होंने क्या बोला? टेथिस सी। ठीक है, यहीं पर उनका जो हाइपोथेसिस है वो खत्म होता है। वो कहते हैं कि जिस तरह से अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड डिवाइड हुए हैं सन एंड मून के अट्रैक्शन से या किसी अदर फोर्स से, उसी तरह से और पार्ट भी इसमें अलग हुए और एक लंबा समय लगा। 200 मिलियन वर्ष पहले ये काम शुरू हुआ और ये सभी के सभी जो मैग्मा है उस पर तैर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। और एक लंबे समय के बाद हमें वर्तमान में जो हमारा नक्शा है, कह सकते हैं मैप है, ग्लोब का है, जो वर्ल्ड हमारे सामने आता है, वो इसी का एक कंटिन्यूटी का परिणाम है। अगर उनकी माने तो ये जैसा मैप अभी है ये भविष्य में ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो लगातार चेंज होता है ना, लगातार चेंज होता है। ठीक है, तो वेगनर साहब की माने तो जो मैप आज हमें दिख रहा है वो बदल जाएगा, क्योंकि वो तो यही कहते हैं ना कि जितने कॉन्टिनेंट हैं, जो भी लैंडफॉर्म है, वो सभी चेंज हो रहे हैं। सभी कॉन्टिनेंट कंट्री अपने एरिया से शिफ्टिंग कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था प्लेट, ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस। इसको थ्योरी मत कहिएगा, क्योंकि थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। मैंने कल बताया था थ्योरी और हाइपोथेसिस में डिफरेंस ये होता है कि थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट साइंटिफिकली प्रूफ मानते हैं और वो प्रूफ होती भी है, लेकिन हाइपोथेसिस में मैक्सिमम जोग्राफर या मैक्सिमम साइंटिस्ट डिसएग्री करते हैं, यानी एग्री नहीं करते हैं, और फिर भी उसके एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, अपना एक प्लेस होता है, जिस वजह से वो न्यूज़ में रहती है और लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। ये हमने दो पार्ट में डिस्कस किया है। इसका पार्ट 1 भी आप देख लीजिएगा और पार्ट 2 हमने ये डिस्कस किया है। मेनली जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, वो टर्मोलॉजी से आएगा। मतलब पेंजिया क्या है, पेंथलासा क्या है, टेथिस सागर क्या है, अंगारा लैंड क्या है, लॉरेशिया क्या है, यूरेशिया क्या है, गोंडवाना क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल के आएंगी। और फिर ये भी बन सकता है कि विच सेंटेंस इज या आर नॉट करेक्ट अबाउट द कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट, कुछ भी है ना, ऐसे क्वेश्चन वो बना सकते हैं। तो फाइनली समझिए कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी किसके लिए आया था? क्लाइमेट चेंज डिस्कशन के लिए, यानी अलास्का का क्लाइमेट क्यों चेंज हुआ। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्लेट टेक्टोनिक के साथ।